सगाई की संध्या। जैसा कि हम बता चुके हैं, व्हील फॉर प्लाज दो ग्रैंड कोर्स लौटने के लिए निकल पड़ा था और जब वह मैडम द सेंट मेराव के घर पहुंचा, तो उसने देखा कि जिन अतिथियों को वह भोजन की मेज पर छोड़ आया था, वे अब बैठक कक्ष में कॉफी पी रहे थे। रेने उसकी प्रतीक्षा कर रही थी, ऐसी अधीरता के साथ जो शेष सभी अतिथियों में भी समान रूप से थी, और उसका स्वागत सर्वसम्मत प्रशंसा से किया गया। अरे यह क्या, सिर काटने वाले, राज्य के स्तंभ, राजभक्त ब्रूट्स, एक ने पुकारा। हमें बताओ, क्या हुआ? हाँ, क्या हमें फिर से आतंक के शासन का सामना करना पड़ेगा? दूसरे ने पूछा। क्या कोर्सिकाई दैत्य अपनी गुफा से बाहर आ गया है? तीसरे ने कहा। मार्किस, वीलफोर ने अपनी भाभी सास के पास जाकर कहा, मैं आपसे क्षमा मांगने आया हूं कि मुझे आपको इस प्रकार छोड़कर जाना पड़ रहा है। मार्की, क्या मैं आपसे एकांत में दो शब्द कह सकता हूं? ओह, तो क्या बात सचमुच गंभीर है? मार्किस ने पूछा, वीलफोर के माथे पर छाए बादल को देखकर। इतनी कि मुझे आपको कुछ दिनों के लिए छोड़कर जाना पड़ेगा। फिर वह रेने की ओर मुड़ा। इससे आप समझ सकती हैं कि विषय कितना गंभीर है। आप जा रहे हैं? रेने ने इस अप्रत्याशित समाचार पर अपनी भावनाएं छिपा न सकी। हाय, मुझे जाना ही होगा, विल्फोर ने उत्तर दिया। और आप कहाँ जा रहे हैं? मार्किस ने पूछा। यह कानून के अनुसार एक रहस्य रहना चाहिए। फिर भी यदि यहाँ किसी को पेरिस के लिए कोई संदेश भेजना हो, तो मेरे मित्रों में से एक आज रात वहां के लिए रवाना हो रहा है, और वह यह काम प्रसन्नता से कर देगा। सबने एक दूसरे की ओर देखा। आपने मुझसे कुछ क्षण मांगे थे, मार्की ने कहा। हाँ, यदि आप अनुमति दें तो हम आपके अध्ययन कक्ष में चलें। मार्की ने व्हीलफोर का हाथ थामा और दोनों बाहर चले गए। अब बताओ, ये सब किस बारे में है? उसने अध्ययन कक्ष में पहुंचकर पूछा। एक ऐसी बात जिसे मैं अत्यंत महत्वपूर्ण मानता हूं और जिसके कारण मुझे तुरंत पेरिस रवाना होना पड़ रहा है। मार्की, मेरी स्पष्टता और असावधानी के लिए क्षमा करें, पर क्या आपके पास कोई सरकारी बांड है? मेरी पूरी संपत्ति उन्हीं में है, लगभग 6 या 7 लाख फ्रांक। तो उन्हें बेच दीजिए, मार्की, उन्हें बेच दीजिए, नहीं तो आप नष्ट हो जाएंगे। पर मैं यहां से उन्हें कैसे बेच सकता हूं? आपका कोई दलाल तो है? हाँ, तो मुझे उसके नाम एक पत्र दीजिए, ताकि वह बिना एक क्षण भी गंवाए उन्हें बेच दे। फिर भी संभव है कि तब तक भी देर हो जाए। धिक्कार, मार्की ने कहा। समय नष्ट मत करें। वह मेज पर बैठा और अपने दलाल को पत्र लिखा, जिसमें किसी भी मूल्य पर बिक्री का आदेश दिया। अब जब यह पत्र मेरे पास है, विलफोर ने उसे मोड़कर सावधानी से अपने बटुए में रखते हुए कहा, मुझे एक और चाहिए। किसके लिए? राजा के लिए। राजा के लिए? हाँ, पर मैं स्वयं महाराज को लिखने का साहस नहीं कर सकता। मैं आपसे यह नहीं कह रहा कि आप स्वयं लिखें, बल्कि यह कि आप द साल्वियो से ऐसा करने का अनुरोध करें। उन्हें मुझे ऐसा पत्र देना होगा जिससे मैं बिना सभी औपचारिकताओं से गुजरे महाराज तक पहुंच सकूं, क्योंकि वे कीमती समय नष्ट कर सकती हैं। पर महामंत्री तो ट्वेलरीज में स्वतंत्र रूप से आते जाते हैं। उनके माध्यम से आप दिन रात कभी भी राजा से संपर्क कर सकते हैं। निस्संदेह, पर मैं उस समाचार का श्रेय किसी और के साथ क्यों बांटूं जो मैं लेकर जा रहा हूं? क्या आप समझते हैं? महामंत्री स्वाभाविक रूप से मुझे गौण भूमिका में रख देंगे और मुझे मिलने वाले किसी भी लाभ से वंचित कर देंगे। मैं आपको केवल इतना बता सकता हूं, मार्की, यदि मैं सबसे पहले ट्यूलरीज पहुंच गया तो मेरा भविष्य सुरक्षित है, क्योंकि मैं राजा की ऐसी सेवा करूंगा
जिसे वह कभी नहीं भूल सकेगा। तो फिर, प्रिय बालक, जाओ और सामान बांधो। मैं दे साल्वियों को बुलाता हूँ और उनसे ऐसा पत्र लिखवाता हूँ जो महाराज तक पहुँचने का तुम्हारा पासपोर्ट बने। कृपया एक क्षण भी ना गंवाए, क्योंकि 15 मिनट में मुझे अपनी गाड़ी में होना चाहिए। गाड़ी को द्वार के सामने लगवा दो। निश्चय ही। कृपया मेरी ओर से मार्किस से क्षमा याचना कर दीजिए, और मादमो आजेल द सेंट मेरा से भी, जिनसे आज के दिन मैं अत्यंत खेद के साथ विदा ले रहा हूँ। दोनों अध्ययन कक्ष में तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगी, ताकि तुम स्वयं विदा ले सको। हजारों धन्यवाद। मेरे पत्र का ध्यान रखना। मार्की ने घंटी बजाई और एक सेवक भीतर आया। काउंट द साल्वियो से कहो कि मैं उनकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। अब तुम्हें जाना चाहिए। उसने व्हीलफोर से जोड़ा। मैं तुरंत लौटूंगा। व्हीलफोर बाहर दौड़ा, पर द्वार तक पहुंचकर उसे ध्यान आया कि उपराजकीय अभियोजक का इस प्रकार हड़बड़ी में दिखना पूरे नगर की शांति भंग कर सकता है। इसलिए उसने अपनी चाल धीमी कर ली और अपनी सामान्य गंभीर गति से चलने लगा। अपने द्वार पर उसने एक पीली प्रेत सी आकृति को उसकी प्रतीक्षा में खड़ा देखा, जो छाया में सीधी और स्थिर खड़ी थी। वह सुंदर युवा कातालान स्त्री थी, जो एडमंड का कोई समाचार न मिलने पर संध्या के समय फारो क्षेत्र से निकलकर स्वयं यह जानने आई थी कि उसके प्रिय की गिरफ्तारी का कारण क्या है। जैसे ही व्हीलफोर पास आया, वह दीवार की छाया से निकलकर उसके मार्ग में आ खड़ी हुई। डांतेस ने अभियोजक को अपनी मंगेतर के विषय में बताया था, और व्हीलफोर ने बिना नाम बताए ही मर्सेडेस को पहचान लिया। उसकी सुंदरता और गरिमा ने उसे चकित कर दिया, और जब उसने अपने प्रिय का हाल पूछा, तो उसे लगा मानो वह स्वयं अभियुक्त हो और वह स्त्री न्यायाधीश। जिस व्यक्ति के विषय में आप बोल रही हैं, उसने रूखे स्वर में उत्तर दिया, वह एक बड़ा अपराधी है, और मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। मर्सेडेस अपने सिसक को रोक न सकी, और जब व्हीलफोर आगे बढ़ने लगा, तो उसने उसे फिर रोक लिया। कम से कम मुझे यह तो बताइए कि वह कहाँ है, ताकि मैं जान सकूं कि वह जीवित है या मृत। मुझे नहीं पता। अब वह मेरी जिम्मेदारी नहीं है, व्हीलफोर ने उत्तर दिया, और उसकी तीव्र दृष्टि और विनती भरे भाव से असहज होकर उसने मर्सिडीज को एक ओर धकेल दिया और भीतर चला गया, द्वार को जोर से बंद करते हुए, मानो उस पीड़ा को बाहर ही छोड़ देना चाहता हो जो वह अपने साथ लाई थी। पर पीड़ा इतनी सरलता से दूर नहीं की जा सकती। वह घायल मनुष्य उसे अपने साथ ले गया, उस घातक चिन्ह की तरह जिसका उल्लेख वर्जिल करता है। व्हीलफोर भीतर गया और द्वार बंद कर लिया, पर जैसे ही वह बैठक कक्ष पहुंचा, उसके पैर भी जवाब दे गए। उसने एक ऐसी आह भरी जो सिसकी से अधिक थी, और कुर्सी पर ढह गया। अब उस रोगग्रस्त हृदय की गहराइयों में घातक फोड़े के पहले बीज फैलने लगे। वह मनुष्य, जिसे वह अपनी महत्वाकांक्षा के लिए बलि चढ़ा रहा था, वह निर्दोष व्यक्ति जो विलफोर के पिता के अपराध की कीमत चुका रहा था, उसके सामने प्रकट हुआ, पीला और भयावह, अपनी उतनी ही पीली मंगेतर का हाथ थामे हुए, और अपने साथ पश्चाताप को लिए हुए। वह पश्चाताप नहीं जो अपने शिकारों को रोमनों की भांति भाग्य के विरुद्ध उग्र बना देता है, बल्कि वह कड़वा, दबा हुआ आघात जो आत्मा पर अनियमित अंतरालों में बचता है और उसे किसी बीते कर्म की स्मृति से दग्ध करता है। एक पीड़ादायक घाव जो गहराता जाता है, यहां तक कि मृत्यु तक। अब भी उसके हृदय में एक क्षण का संकोच था। इससे पहले वह अनेक बार मृत्युदंड की मांग कर चुका था, और उसमें उससे अधिक कोई भावना नहीं जागी थी जितनी अभियोजक और अभियुक्त के बीच के संघर्ष से उत्पन्न होती है। और वे अपराधी जो उसकी गर्जना भरी वाक्पटुता के कारण न्यायाधीशों या जूरी को घायल कर मृत्यु को प्राप्त हुए थे, उन्होंने उसके माथे पर कोई छाया नहीं छोड़ी थी। वे दोषी थे, या कम से कम विलफोर ऐसा ही मानता था। पर इस बार बात भिन्न थी।
उसने अभी-अभी एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सज़ा दी थी, पर वह व्यक्ति निर्दोष था, जो सौभाग्य की दहलीज पर खड़ा था। उसने उससे न केवल स्वतंत्रता छीनी थी, बल्कि सुख भी। इस बार वह न्यायाधीश नहीं था, बल्कि जल्लाद था, और जब उसने यह सोचा, तो उसे वही दबा हुआ आघात अनुभव हुआ जिसका हमने वर्णन किया है। एक ऐसी अनुभूति जो उसने पहले कभी नहीं जानी थी, जो उसके हृदय की गहराइयों में गूंज उठी और उसके वक्ष को एक अस्पष्ट भय से भर गई। जैसे कोई घायल मनुष्य पीड़ा की शक्तिशाली और सहज पूर्वानुभूति से चौकन्ना हो जाता है, और जब तक घाव भरा नहीं होता, तब तक जैसे ही उसकी उंगली खुले, रक्तस्राव करते घाव के पास जाती है, वह कांप उठता है। पर वीलफोर को जो घाव लगा था, वह ऐसा था जो भरने वाला नहीं था, या ऐसा जो बंद तो होगा, पर फिर पहले से अधिक रक्त रंजित और पीड़ादायक होकर खुल जाएगा। यदि उसी क्षण रेने की मधुर आवाज उसके कानों में दया की याचना करती हुई गूंज उठती, या यदि सुंदर मर्सिडीज भीतर आकर कहती, उस ईश्वर के नाम पर जो हमें देखता और न्याय करता है, मुझे मेरा मंगेतर लौटा दीजिए, तो निश्चय ही वह माथा, जो पहले ही अनिवार्य के आगे झुकने को आधा तैयार था, पूरी तरह झुक जाता, और वह अपने सुन्न पड़े हाथों में कलम लेकर स्वयं पर आने वाले जोखिम के बावजूद डांतेस को मुक्त करने का आदेश लिख देता। पर उस निस्तब्धता में कोई आवाज नहीं गूंजी, और द्वार केवल व्हीलफोर के सेवक के लिए खुला, जो उसे यह बताने आया था कि डाक घोड़े उसकी बग्घी में जोत दिए गए हैं। वह उठा, या कहें किसी आंतरिक संघर्ष का निश्चय करते हुए उछल पड़ा, लिखने की मेज तक दौड़ा, उसकी एक दराज से सोना निकालकर जेबों में भरा, क्षण भर कमरे में विचलित सा टहलता रहा, माथे पर हाथ रखे हुए कुछ अस्पष्ट बुदबुदाता रहा, और अंततः जब उसके सेवक ने अभी-अभी उसके कंधों पर कोट डाल दिया, तो बाहर गया, गाड़ी में कूद पड़ा और आदेश दिया कि रूट दू ग्रां कोर्स में सेंट मेराव के घर पर रुकते हुए चला जाए। दुर्भाग्यशाली डांतेस की सजा की पुष्टि हो चुकी थी। जैसा कि सेंट मेरान ने वचन दिया था, वीलफोर ने अध्ययन कक्ष में मार्कीज और रेने को पाया। रेने को देखकर युवक सिहर उठा, यह सोचते हुए कि कहीं वह फिर से उससे डांतेस को मुक्त करने की प्रार्थना न करे। पर हाय, ये कहना पड़ेगा, स्वार्थी मानवता के कलंक के रूप में, कि वह सुंदर युवती केवल एक ही बात से व्याकुल थी, वीलफोर का प्रस्थान। वह वीलफोर से प्रेम करती थी, और वह उसी क्षण जा रहा था जब वह उसका पति बनने वाला था। वह उसे यह नहीं बता सकता था कि वह कब लौटेगा, और रेने डांतेस के प्रति दया अनुभव करने के स्थान पर उस व्यक्ति को कोस रही थी जिसके अपराध ने उसे उसके प्रिय से अलग कर दिया था। इस प्रकार मर्सेदेस के कहने को कुछ भी न रहा। रू द्ला लॉज के मोड़ पर बेचारी मर्सिडीज की भेंट फर्नांड से हुई, जो उसका पीछा कर रहा था। वह ले कातालान लौटी और निराशा की चरम अवस्था में अपने बिस्तर पर गिर पड़ी। फर्नांड बिस्तर के पास घुटनों के बल बैठ गया, और मर्सिडीज का वह बर्फ सा ठंडा हाथ, जिसे उसने उससे छुड़ाने का भी विचार नहीं किया, अपने उष्ण चुंबनों से ढंक लिया, जिन्हें मर्सिडीज ने अनुभव तक नहीं किया। उसने उसी प्रकार रात बिताई। जब तेल समाप्त हुआ, तो दीपक बुझ गया, पर उसने अंधेरे को भी उतना ही नहीं जाना जितना उसने पहले प्रकाश को नहीं जाना था। जब दिन लौटा, तब भी वह उससे अनभिज्ञ रही। शोक ने उसकी आंखों पर ऐसी पट्टी बांध दी थी जो उसे केवल एडमंड को ही दिखाती थी। आह, यह तुम हो, उसने अंततः फर्नांद की ओर मुड़ते हुए कहा। कल से मैं तुम्हारे पास से गया ही नहीं हूं, उसने दयनीय आह के साथ उत्तर दिया। मोरेल हार मानने को तैयार नहीं था। उसे पता चला कि पूछताछ के बाद डांतेस को जेल भेज दिया गया है, इसलिए वह अपने सभी मित्रों से मिलने और मार्सेई में हर उस व्यक्ति के पास जाने के लिए दौड़ा जिसके पास कुछ प्रभाव हो सकता था। पर पहले ही यह अफवाह फैल चुकी थी कि युवक को बोनापार्टवादी एजेंट के रूप में गिरफ्तार किया गया है। उस समय जब सबसे साहसी लोग भी नेपोलियन द्वारा सिंहासन पुनः प्राप्त करने के किसी प्रयास को पागलपन की कल्पना मानते थे, मोरेल का हर जगह उदासीनता, भय या
अस्वीकृति से सामना हुआ और वह निराश होकर घर लौटा, यह स्वीकार करते हुए कि स्थिति गंभीर है और कोई कुछ भी नहीं कर सकता। कादेरूस अपने पक्ष से अत्यंत विचलित और परेशान था। मुरेल के उदाहरण का अनुसरण करने और बाहर जाकर डांतेस के लिए कुछ करने का प्रयास करने के स्थान पर, जो वैसे भी असंभव था, वह 2 बोतल कैसिस के साथ अपने आप को बंद कर बैठा और मद्यपान में अपनी चिंता डुबोने का प्रयास करने लगा। पर उसकी मानसिक स्थिति ऐसी थी कि 2 बोतलें उसके विचारों को बुझाने के लिए पर्याप्त नहीं थीं। इसलिए वह वहीं बैठा रहा, इतना नशे में कि और शराब लाने में असमर्थ, पर इतना भी नहीं कि भूल सके। 2 खाली बोतलों के सामने, एक लड़खड़ाती मेज पर कोहनियाँ टिकाए, उन सभी प्रेत छवियों को देखता हुआ जिन्हें हॉफमैन अपनी पंच से भीगे पांडुलिपियों पर बिखेरता है, जो उसकी लंबी बत्ती वाली मोमबत्ती की परछाइयों में कल्पनात्मक काले धूलकणों के बादल की तरह नाच रही थीं। डांगलार अकेला था, पर न चिंतित था न व्याकुल। डांगलार तो प्रसन्न ही था, क्योंकि उसने अपने शत्रु से बदला ले लिया था और फ्रॉन पर उस स्थान को सुनिश्चित कर लिया था जिसके खो जाने का उसे भय था। डांगलार उन गणनात्मक लोगों में से था जो कान के पीछे कलम और हृदय के स्थान पर दवात लेकर जन्म लेते हैं। उसके लिए इस संसार में सब कुछ जोड़ घटाव था और कोई अंक मनुष्य से कहीं अधिक प्रिय था जब वह अंक कुल में वृद्धि करता हो, जबकि मनुष्य उसे घटा सकता था। इसलिए डांगलार अपने नियमित समय पर सोने गया और शांति से सोया। विलफॉर द साल्व्यू का पत्र प्राप्त करने के बाद रैने के दोनों गालों पर चुंबन कर चुका था, सेंट मेराव की पत्नी का हाथ चूम चुका था और मार्की का हाथ दबा चुका था, और अब एक्स की सड़क पर तीव्र गति से यात्रा कर रहा था। डांतेस का पिता शोक और चिंता से नष्ट हो रहा था। और जहां तक एडमंड का प्रश्न है, हम जानते हैं कि उसका क्या हुआ था।